दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसे एम्पायर की कहानी जिसने 600 साल तक इस पूरी आधी दुनिया पर हुकूमत की। वो आधी दुनिया कैसे थी, ये सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। एक वक्त था जब पूरे मिडिल ईस्ट में बल्कान और नॉर्थ अफ्रीका एक ही सल्तनत के झंडे के नीचे थे। उसका नाम था उस्मानिया सल्तनत। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम एम्पायर एक दिन अचानक बिखर गई। सुल्तान ने तक कैसे छोड़ा, खिलाफत का अंत क्यों हुआ और कैसे हुआ, और ऑटोमन एम्पायर के आखिरी दिन शुरुआती सालों से किस तरह बीते और किस तरह ये एम्पायर धीरे धीरे ख़त्म हुई, ये सब हम आपको अपनी इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जिस सल्तनत की हम बात कर रहे हैं, इस सल्तनत का जो फाउंडर था उस्मान गाजी उसका नाम था। वो एक तुर्किश कबीले में रहता था जो कि एक सऊद में, जो कि आज तुर्की है, उसका एक शहर सऊद है, उसमें रहता था। उस्मान ने बाइजेंटीन एम्पायर के अगेंस्ट गुरिल्ला वॉर स्टार्ट की और धीरे धीरे छोटी टेरिटरी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1299 में अपने आप को सल्तनत का एक सुल्तान घोषित कर दिया। यही ऑटोमन एम्पायर का ऑफिशियल जन्म माना जाता है और उस्मान के नाम पर ही पूरी एम्पायर का नाम ऑटोमन एम्पायर यानी उस्मानिया सल्तनत रखा गया था। जब यूरोप छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था, तब एक छोटी सी तुर्किश कबीले ने एक एम्पायर की बुनियाद रखी। नाम था उस्मान। दोस्तों, ये जो तुर्किश कबीला था, इसका नाम था काई कबीला, और इसके जो सुल्तान थे यानी जो सरदार बोला जाता था जिनको उस वक्त में, वो थे सुलेमान शाह। और सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल ने ही अपनी एक अलग रियासत का एक ख्वाब देखा था, जिसे उसके बेटे उस्मान फर्स्ट ने पूरा किया। उस्मान और उसके बाद वाले सुल्तान खुद को गाजी यानी इस्लाम के लिए लड़ने वाला एक सिपाही कहते थे। इस्लाम को यूरोप तक ले जाने का मिशन था और इस मिशन में हर सुल्तान ने अपने अपने आप को खिलाफत का सोल्जर माना। इन्होंने जिहाद के नाम पर बाइजेंटीन टाउन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। हर जीत के बाद इस्लामिक रूल्स एस्टेब्लिश किया जाता था। दोस्तों, ये सिर्फ एक सियासी एक्सपेंशन नहीं था, ये दीन के नाम पर एक तहरीक थी। गाजी सुल्तान का मिशन था अल्लाह का कलमा यूरोप तक पहुंचाया जाए। उस्मान के बाद सुल्तान ओरहान, सुल्तान मुराद और बायजीद आए। इन्होंने यूरोप के अंदर डीप एक्सपेंशन किया। 1326 में बुरसा ऑटोमन कैपिटल बनी, पहला मेजर सिटी जो बाइजेंटीन से छीना गया। बैटल ऑफ कोसोवो जो 1389 में लड़ी गई, इसमें इनकी यूरोप में एक मिलिट्री पावर के रूप में पहचान बनाई। हर जीत के साथ ऑटोमन झंडा और इस्लाम दोनों आगे बढ़े। अब इनका टारगेट था दुनिया का सबसे पवित्र शहर कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे किस्तुनतुनिया कहा जाता था। सन 1453 में सुल्तान मेहमद सेकंड ने कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया को जीत लिया, जिसे 1000 साल तक कोई फतेह नहीं कर सका था। ये जीत सिर्फ एक शहर की नहीं थी, ये ईस्टर्न रोमन एम्पायर का अंत था। मेहमद सेकंड को टाइटल मिला फातेह सुल्तान मेहमद। जब मेहमद के तोपखाने ने बाइजेंटीन की दीवारें गिराईं, तो दुनिया ने देखा इस्लाम अब यूरोप के दिल में घुस गया है। कुस्तुनतुनिया की फतेह के बाद ऑटोमन एम्पायर सिर्फ मिलिट्री तौर पर ही मजबूत नहीं था, उसने आर्किटेक्चर और तालीमी याफ्ता जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसमें भी अपनी तरक्की बनानी शुरू कर दी। जिसके बाद सुलेमान फर्स्ट ने एम्पायर को पीक पर पहुंचा दिया। उसके एम्पायर में लॉ सिस्टम का डेवलपमेंट, आर्किटेक्चर एंड साइंस का विकास, यूरोप, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका तक एक्सपेंशन इसी की सल्तनत में हुआ। उसका ज़माना कानूनी यानी लॉगिरी का नाम से भी जाना गया। उसका एम्पायर 3 कॉन्टिनेंट में था, यूरोप, एशिया और अफ्रीका। सुलेमान के दौर में ऑटोमन एम्पायर सिर्फ जंग जीतने वाली ताकत नहीं थी, वो एक तहजीब थी, एक सिविलाइजेशनल मॉडल था। दोस्तों, ऑटोमन एम्पायर के हर सुल्तान के पास एब्सोल्यूट पावर थी, लेकिन उसके नीचे वजीर, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर और जेनिसरीज एलिट आर्मी, शरीहा प्लस लॉ यानी दोनों का मिक्सचर था। ऑटोमन सिर्फ एक तलवार का राज नहीं था, वो एक सदियों तक चली सिस्टम थी जहां हर धर्म को जगह मिली, लेकिन शर्त थी कि जजिया टैक्स दो और सुल्तान के हुक्म में रहो, यानी सुल्तान के मातेद रहो, उसकी हुक्म अदली बिल्कुल नहीं करो। दोस्तों, 1299 में उस्मान ने जो बीज बोया था, 1453 तक वो एक ऐसे एम्पायर बन गया जिसे दुनिया इस्लामिक सुपर पावर के रूप में जानने लगी।
और सुलेमान ने उसे एक सिविलाइजेशनल एम्पायर में बदल दिया। लेकिन दोस्तों, बोलते हैं ना कि हर राइज यानी कि हर उरूज वाली चीज़ को जवाल ज़रूर आता है। ठीक उसी तरह इस सल्तनत को भी उरूज के बाद जवाल आना शुरू हो गया। 16वीं शताब्दी के बाद ऑटोमन एम्पायर अपने पीक पर थी, लेकिन 7वीं शताब्दी में आते ही डिक्लाइन का सिलसिला शुरू हो गया, यानी जवाल का सिलसिला शुरू हो गया, जिसमें इंटरनल करप्शन, वीक सुल्तान और इन्फ्लुएंस एडमिनिस्ट्रेशन ने एम्पायर को धीरे धीरे अंदर से कमजोर कर दिया। जेनिसरीज जो कि एलिट आर्मी थी, अब करप्ट हो गई थी और उनका रॉयल्टी यानी लॉयल्टी सिर्फ सुल्तान के लिए नहीं बल्कि अपने लिए होने लगा था। जहां एक वक्त में सुल्तान का हुक्म पूरी दुनिया में चलता था, वहां अब उनकी आर्मी भी उनकी नहीं रही थी। एक के बाद एक सुल्तान आए जो या तो यंग थे या अनएक्सपीरियंस यानी ना तजुर्बेकार थे या पपेट बन चुके थे उन वजीरों के जो उनके नीचे काम करते थे। हरम की सियासत जिसने ऑटोमन एम्पायर को अंदरूनी तौर पर और कमजोर बना दिया। वजीर जो प्राइम मिनिस्टर और कोर्ट फंक्शंस आपस में पावर के लिए लड़ते रहे। उस्मानिया सल्तनत जहां एक वक्त में एक सुल्तान का इकरार काफी था, वहां अब मिनिस्टर, वजीर और पैलेस के लोग सुल्तान के पीछे से गेम खेल रहे थे। और यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने मशीन फैक्ट्रीज और मॉडर्न आर्मीज दी। ऑटोमन एम्पायर साइंस और टेक्नोलॉजी में पिछड़ता रह गया। उनका मिलिट्री सिस्टम आउटडेट होता गया। ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया जैसे देश मॉडर्न वॉरफेयर और वेपन्स में आगे बढ़ गए और ऑटोमन्स लगातार हारते रहे। जब यूरोप रेल बनाने में लगा था, ऑटोमन कोर्ट अब भी एस्ट्रोलॉजर और सोर्सेबल यानी फॉलो करता था, यानी उनका ध्यान पेशन गोइयों करने वाले लोग और दूसरी तरह की बुरी आदतों जिनमें बुरी बातों में लगा रहा था। और एम्पायर का हर हिस्सा धीरे धीरे अलग होने लगा। यूनान ने 1820 में आज़ादी हासिल की। 1882 में इजिप्ट पर ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया। सर्बिया, बल्गारिया, रोमानिया सब ने रिवोल्ट करके आज़ादी ली। बल्कान वॉर 1912 से 13 तक बल्कान वॉर्स ने ऑटोमन एम्पायर को यूरोप से करीब करीब खत्म ही कर दिया था। एक वक्त था जहां सुल्तानों के लिए अरब के रेल और बल्कान के पहाड़ सब कुछ थे, वहां अब उससे सल्तनत से हर तरफ टुकड़े गिर रहे थे। 19वीं शताब्दी के आते आते यूरोप ने ऑटोमन एम्पायर को सिक मैन ऑफ यूरोप यानी यूरोप का मर्द बीमार कहना शुरू कर दिया था। रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस सब अपना इन्फ्लुएंस ऑटोमन रीजन में बढ़ाने लगे थे। ऑटोमन लीडर्स ने रिफॉर्म करने की कोशिश की, लेकिन करप्ट सिस्टम और इंटरनल पॉलिटिक्स के कारण कुछ काम नहीं आया। दुनिया जो कभी सुल्तान के कदमों में थी, अब उस सुल्तान को बीमार, कमजोर और टूटी हुई एम्पायर का नाम से जानी जाती थी। ऑटोमन एम्पायर ने वेस्टर्न बैंक से बहुत बड़ा लोन लिया था जो कि अदा नहीं हो सका। धूल के अंदर से भी इंटरेस्ट यानी ब्याज बढ़ता गया और ऑटोमन इकोनॉमी कोलैप्स होने लगी। यूरोपियन पावर ने इकोनॉमिक कंट्रोल भी कर लिया और पब्लिक डेट एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया, जहां ब्रिटिश फ्रेंच एडवाइजर टेरिसरी चला रहे थे। सल्तनत जो कभी खुद को दुनिया का मालिक समझती थी, अब यूरोप के बैंकर्स के पास गिरवी पड़ी थी। 18वीं शताब्दी के आते आते ऑटोमन एम्पायर का अंदर अरब, कुर्दिश, आर्मीनिया, ग्रीक, स्लाविक सब अपनी अपनी आइडेंटिटी मांगने लगे। हर ग्रुप अलग होने की कोशिश कर रहा था। एक और प्रॉब्लम यंग तुर्क की थी, जो कि एक मूवमेंट चला रही थी, सेकुलर तुर्किश नेशनलिस्ट ग्रुप जो सुल्तान के खिलाफ था। इन्होंने 1908 में सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूर करके रिफॉर्म लाने की कोशिश की थी। जहां पहले सब ऑटोमन के झंडे के नीचे मुस्लिम थे, अब लोग कहते थे कि मैं अरब हूँ, मैं तुर्क हूँ, मैं आर्मीनिया हूँ। 1914 तक एम्पायर बिल्कुल अपनी आखिरी सांस ले रहा था। आर्मी पुरानी हो गई थी, इकोनॉमी टूट चुकी थी, लोग अलग हो गए थे, सुल्तान पावरफुल लेस था और यूरोप के लीडर ऑटोमन एम्पायर के बचे कुचे टुकड़ों का इंतजार कर रहे थे। एक वक्त की दुनिया की सबसे मजबूत मुस्लिम एम्पायर अब अपने टूटने का इंतजार में थी। खिलाफत एक तलवार से बनी थी, लेकिन अंदर से गिरती नींव, करप्ट सिस्टम और नए दौर का सामना न कर पाना उसे खुद ही गिरा दिया। दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या हुआ ये सब हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे, लेकिन आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसे लगी और इसमें हमने कुछ ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो उसके बारे में भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।
मैं आपका दोस्त नवाज खान। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ऑटोमन एम्पायर की पिछली किस्त में हमने आपको बताया था कि ऑटोमन एम्पायर का फाउंडर कौन था और ऑटोमन एम्पायर ने उरूस किस तरह हासिल किया और किस तरह इस पूरी दुनिया की एक सुपर पावर बन गई और किस तरह उसको जवाल आने लगा, उनमें कौन कौन सी खराबियां आने लगी और जो उनके सुल्तान थे, जो रूलर थे, उनमें क्या क्या कमियां थी जिसकी वजह से एक सुपर पावर अपने जवाल का शिकार होने लगी। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं वहीं से जहां हमने पिछली किस्त की कहानी रोकी थी। तो दोस्तों, होता यह है कि उरूस के बाद जब जवाल का शिकार उस्मानिया सल्तनत होने लगी, तो उसके बाद ऑटोमन एम्पायर ने नवंबर 1914 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में सेंट्रल पावर यानी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और जो उनके साथ मिलकर अलाइड पावर में बल्गारिया वगैरह था, इनका साथ दिया। दोस्तों, इसकी वजह ये थी कि ऑटोमन एम्पायर पहले से ही बहुत कमज़ोर हो चुका था और यूरोप के जो पावरफुल एलाइज थे उनके साथ मिलकर अपने जो एरिया थे उनको बचाने की कोशिश कर रहा था। ब्रिटेन और रशिया से पुरानी दुश्मनी भी एक वजह हो सकती है दोस्तों इसमें, और इसी वजह से ऑटोमन नेवी ने रशिया के ब्लैक सी पोर्ट्स पर अटैक किया, जिसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया ने उसके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। कोशिश की, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल पाशा की लीडरशिप में ऑटोमन एम्पायर ने बड़ी जीत हासिल की। लेकिन दोस्तों, ये एक आखिरी फतेह थी जो उस्मानिया सल्तनत ने इस वर्ल्ड वॉर में जीत हासिल की थी। बाकी फ्रंट पर ऑटोमन एम्पायर लगातार हार रहे थे। दोस्तों, वॉर के दौरान फूड शॉर्टेज, इकोनॉमिक कोलैप्स और स्पेनिश फ्लू जैसी डेडली डिजीज ने एम्पायर को अंदर से तोड़ दिया। बल्कान और अरब एरियाज जो टूट रहे थे, उन्होंने आर्मी और एडमिनिस्ट्रेशन में डिसिप्लिन खत्म कर दिया था। दोस्तों, जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही थी, पूरी जो एलाइड पावर थी उन लोगों को यकीन हो गया था कि इस वर्ल्ड वॉर में फतेह उनकी ही होगी और ऑटोमन एम्पायर इस जंग में हार जाएगा। इसी के चलते ब्रिटेन और फ्रांस ने सीक्रेट एग्रीमेंट किया मिडिल ईस्ट को अपने आपस में बांटने के लिए। वॉर खत्म होने से पहले ही वेस्टर्न पावर्स ने ऑटोमन टेरिटरीज का बंटवारा कर लिया था। ऑटोमन रूलर्स को इस एग्रीमेंट का कुछ पता नहीं था। दोस्तों, 1914 से लेकर 1917 तक ये वर्ल्ड वॉर जो थी ये चलती रही और 1917 में ये वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, जिसमें जर्मनी और सेंट्रल पावर की हार होने लगी। 30 अक्टूबर 1918 को ऑटोमन एम्पायर ने भी सरेंडर कर दिया और आर्मिस्टिक ऑफ मोड्रोस साइन हुआ, जिसने प्रैक्टिकली एम्पायर का मिलिट्री और पॉलिटिकली स्ट्रक्चर ख़त्म कर दिया, जिसके बाद पोर्ट और रेलवे एलाइड पावर के कंट्रोल में चले गए।
हुआ था, यानी प्रपोज हुआ था। और सीरिया, लेबनान, मास्कोटोनिया, इराक, हिजाज, सऊदी रीजन सब ब्रिटिश और फ्रांस मैंडेट में चले गए थे। इस्तांबुल के अलावा सब कुछ चला गया था और ग्रीक को अलाउ कर दिया गया था, उसको परमिशन दे दी गई थी कि जो इज़मिर का इलाका है वो भी उसको कब्जा कर ले। ओटोमन आर्मी की लिमिट जो थी 50,000 एरिया तक सीमित थी और नेवी और फोर्स भी यानी एयर फोर्स भी उसमें अलाउ नहीं की गई थी इस संधि में। ये ट्रीटी इतनी ज़्यादा जिल्लतनाक थी कि उसने तुर्किश लोगों में गुस्सा भर दिया था। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने इसके तुरंत बाद अंकारा में नया तुर्किश पार्लियामेंट का गठन किया और सेवरस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया और आज़ादी की लड़ाई छेड़ दी। दोस्तों, अनातोलिया का जो बहुत बड़ा इलाका इन एलाइड पावर के कब्जे में चला गया था, उसमें ब्रिटिश, फ्रांस, ग्रीस और इटालियन फोर्स ने इस टेरिटरी को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन नेशनलिस्ट तुर्क ने हर फोर्स पर यानी हर फ्रंट पर लड़ाई छेड़ दी थी। सबसे बड़ा फ्रंट ग्रीक तुर्क वॉर 1920 से 1922 तक लड़ा गया था। फ्रेंच तुर्किश वॉर साउदर्न फ्रंट में लड़ा गया था और आर्मीनियन तुर्किश वॉर 1920 में मशरिकी साइड में लड़ा गया था। दोस्तों, जो आवाम थी जिनके अंदर गुस्सा भरा हुआ था एलाइड पावर के खिलाफ, उनमें गुस्सा जो था वो खलीफा के खिलाफ भी था, क्योंकि सुल्तान महमद VI ने ट्रीटी ऑफ सेवरस पर हाँ भर दी थी। इस वजह से उनका इमेज गद्दार जैसा बन गया था। 1922 में महमद VI को ऑफिशियली पावर से हटा दिया गया था। वही अतातुर्क ने रिपब्लिक ऑफ तुर्की का आगाज किया था। 1920 के बाद ओटोमन एम्पायर लीगली कोलैप्स हो गया। 1922 में सल्तनत अबॉलिश की गई और 1923 में ट्रीटी ऑफ लोजान साइन हुई, जो नए मॉडर्न तुर्की का जन्म था। दोस्तों, ओटोमन एम्पायर ने किस तरह उरूज हासिल किया और किस तरह उसका अंत हुआ और सल्तनत किस तरह बिखर गई, यहाँ कहानी ये पूरी मुकम्मल होती है। 1923 के बाद ट्रीटी ऑफ लोजान साइन होने के बाद सल्तनत उस्मानिया के जो खलीफा थे और जो उनका पूरा ख़ानदान था, उनको जिला वतन कर दिया गया था तुर्की से, और सल्तनत उस्मानिया का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, जो पूरी एक सल्तनत थी, उसको ख़त्म करके मॉडर्न तुर्की की स्थापना हुई थी। दोस्तों, यहाँ ये कहानी पूरी मुकम्मल होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त नवाज़ खान।